अगले दिन हारने वाले सब फिर कहेंगे धांधली होगी तो क्या करोगे? फिर कमर दिलशाद सारी उम्र इस कौम को लड़ाते ही रहना है। ये फिर कमर दिलशाद साहब बताएंगे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सर आप रह चुके हैं, इस इदारे की तो जिम्मेदारी शफाफ इंतखाब है, एक ही पहाड़ा पड़े जा रहे जब इलेक्शन होता है सर, तो शफाफ इंतखाब की तरफ ये इदारा नतीजा क्यों नहीं दे पाता है? कमजोर इस जगह पर है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि माजी में जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1970 के बाद जितने भी आए उनका ताल्लुक था आला अदलिया से। तो जज हजरात बड़े ठंडे मिजाज के होते हैं, उनमें करंट नहीं होता, वो बड़े खामोशी के साथ हालात को देखते हैं और नज़रिया ज़रूरत के तहत अपना काम करके घर चले जाते हैं। अब ये इत्तेफाक ऐसा हो गया जो 22वीं हमारी आईनी तरमीम आई तो उसमें आया कि भाई चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो आला अदलिया के अलावा भी किसी को भी ब्यूरोक्रेट हो या एडवोकेट हो या सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हो, बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हो, किसी को भी चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो लगाने का एक रास्ता खुल गया। उसमें ये पहली मरतबा एक ब्यूरोक्रेट चीफ इलेक्शन कमीशन आए जो मुख्तलिफ सूबों में चीफ सेक्रेटरी भी रहे, वफाकी सेक्रेटरी भी रहे। अब ये मामला इन्होंने जब आके देखा कि हालात इस तरह से जा रहे तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने सबसे पहले अपनी गैर जानबदारी और रिट काम करने के लिए डस्का के इलेक्शन को सामने रखा। जब डस्का के इलेक्शन में चीफ सेक्रेटरी ने या आईजी ने या डीआईजी ने उनके टेलीफोन को अटेंड नहीं किया तो उनको नोटिस जारी कर दिया। उनका फैसला चंद रोज में आने वाला है और वो भी बड़ा चशम कुशा होगा। अच्छा, बहुत बड़ा फैसला। इसके बाद जो है वो बहुत बड़ा फैसला है। हमें पता है कि चीफ सेक्रेटरी ने किस अंदाज से आके इलेक्शन कमीशन में अपनी माफिया मांगी है, जिस अंदाज से होगा कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमने भी देखा, हमने भी अपना दौर देखा। इलेक्शन कमीशन कोई नई तारीख बनाने जा रहा है। नया एक सिस्टम आ गया है। इंडियन इलेक्शन कमीशन के भी वो तर्ज अमल को देखते रहे हैं तो उन्होंने आके ये अब आ गया नंबर 1 ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सिस्टम बड़ा अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, हम इसके बड़े हामी रहे हैं, अब भी हामी हैं। लेकिन जिस वक्त ये सामने आपके सामने रिपोर्ट आई उसका तमाम तजिया किया तो इलेक्शन कमीशन ने अपने ज़राए से, अपनी कंसल्टेंसी से, अपने जो उनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन थे जो उनसे राय ली तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर बड़ी खराबियां हैं। और अब आप ये देखें कि दुनिया में जमहूरी मुल्क है 168, तो 168 ममालिक में सिर्फ 9 ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नफाज है और बाकी सब ने इसको गैर कानूनी करार दिया हुआ है। जर्मनी, नॉर्वे, बड़े बड़े ममालिक जो हैं, बरतानिया, यहाँ तब लोगों ने इसको गैर कानूनी करार दिया। हाईलैंड ने भी गैर कानूनी करार दे दिया। तो ये इस लिहाज से हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम ज़राए वसाइल को देखते हुए जब रिपोर्ट तैयार की तो उन्होंने अपने तफाज़ात का इज़हार किया कि ये 9 ममालिक भी हैं, इनमें से कोई लिया जा सकता, क्योंकि जो एतराज़ात है उनमें है कि ईवीएम जो है वो ना धांधली रोक सकता है और वोटर की शनाख्त भी मख्फी नहीं रहेगी। तो ये जो 9 ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसमें से कोई रोल मॉडल निकाल सकते हैं, इम्प्लीमेंट हो सकता है? इसमें बड़ा अहम बात यह है कि मैंने इंडिया की जो मैंने देखी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ी मार्केटिंग की इंडिया के चीफ इलेक्शन में थे, लेकिन वहाँ हमारे हाई कमिश्नर थे वहाँ दिल्ली में शाहिद मलिक साहब, उन्होंने मुझे बड़ी अहम डॉक्यूमेंट दिए कि जनाब इसमें ये खराबियाँ हैं। जब हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये पेश की इंडिया वालों को तो घबरा गए, कहते हैं नहीं हाँ जी हर सिस्टम में जराइम पेशत होते ही हैं, मगर इसमें ऐसी चिप लगा दें $10 की चिप आ जाती है तो सारा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। ये आप मगर ये सबूत हमारे पास आए हैं, आपकी सिविल सोसाइटियों ने दिए हैं, आपके तमाम लोगों ने हमें पेश किए हैं, देखें आप पढ़े। तो उसका वो जवाब नहीं दे सके। तो वो यही चीज़ हमने दुनिया भर में देखी है। मैंने कनाडा में देखी, अमेरिका देखा, थाईलैंड में, फिलिपाइन में, नॉर्वे में, इंडिया के साथ साथ तमाम ममालिक को हमने देखा तो उसमें कोई ना कोई इसमें ख़राबी है। अब आपकी मैं अर्ज़ करूँगा आपसे, हमारे मौजूदा सदर साहब का बड़ा इदराक है, वो इलेक्ट्रल सिस्टम को बहुत समझते हैं। उन्होंने 2016 में थाईलैंड का विजिट किया, मुशाहिद हुसैन सईद भी थे वहाँ। जब उन्होंने विजिट किया तो हमारे आरिफ अलवी साहब ने एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को, तो उसमें कहा कि सारा फ्रॉड है, ये तो भाई ये तो टेम्परिंग हो जाती है, ये तो सिस्टम बड़ा अच्छा नहीं है। थाईलैंड का मैं देखा, मैंने गौर खोज किया, वो रिपोर्ट कौमी असम्बली में मौजूद है। तो अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद अचानक जो है इसमें गलतियां दूर हो सकती हैं, आशा बात नहीं है इसके अंदर। इसमें जितनी भी टेक्निकलिटी है, खराबियां हैं, जितनी भी है सब दूर हो जाएंगी। लेकिन इसका तरीक़ेकार जो इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ बता दिए
उन एतराजात को दूर करना, खामियों को सर, दूर मैं करना उसकी तरफ भी आती हूँ कि क्या ईवीएम का इस्तेमाल हर तरह की मैनिपुलेशन रोकेगा, मगर अभी आपने एक बात की कि नया इलेक्शन कमीशनर हम देखेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, जिस तरह की स्टेटमेंट्स वुज़रा की जानिब से दी गई हैं, इसको लेकर क्या इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा फैसला दे सकता है? एक अदालत का रोल भी किसी हद तक, फैसला साज का रोल भी रखते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन? इसके बारे में इलेक्शन, यस बताता हूं मैं आपको। ये इलेक्शन कमीशन वो तो है नहीं 2018 का। सरदार रजा साहब को के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े जुमले अच्छे खासे कसे, अच्छे इनामात दिए, बड़े सख्त किस्म के जुमले अदा किए, घर चले गए खामोशी। अगर वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चले जाते तो मामला तय हो जाता, लेकिन बहरहाल जजों में करंट नहीं होता ना। अब आप आगे चले, आप इसमें ये देखें कि हमारे मौजूदा जो, नहीं मैं बताता हूँ जी कंवर साहब, मैं बताता हूँ मुकम्मल कीजिए। इसमें ये जी कंवर साहब, इस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, ये मैंने जवाब दे रहा है। जी जी सर। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास वही इख्तियारात हैं जो हाई कोर्ट के जजों के पास होते हैं। इनको आइन के आर्टिकल 204 के तहत ये अपना जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा सकते हैं, चार्जशीट भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इन्हें वो भी इख्तियारात हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 है, उसमें वजह तौर पर इख्तियारात दिए गए हैं। इसी तरह इनके पास आइन का आर्टिकल 163(1) है, जिसके तहत डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, जिसमें ये तलाल चौधरी, दानियल अजीज और ये जो आपके निहाल हाशमी, ये जो डिस्क्वालीफाई किए गए थे वो इसी आर्टिकल 163(1) के तहत किए गए थे। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है, क्योंकि इजलास भी होने जा रहा है इस मामले को लेकर, क्या इसके ऊपर कोई सख्त एक्शन, इनमें से कोई शिक का इतलाक भी हो सकता है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े बयान दिए गए हैं वज़रा की जानिब। ये सारी शिकें लगेंगी, आप देखते रहिए। आप क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी रिट बचानी है, अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपना रिट बचानी है। अगर खामोशी इख्तियार की जाए तो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाब कैसे करवाएंगे और 2023 के इंतखाब कैसे करवाएंगे? वो दोनों अपनी रिट बचानी है, अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है। और एक और बड़ी बात है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनका ओहदा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेशक ब्यूरोक्रेट हों, लेकिन इनका ओहदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। तो इस लिहाज से ये सारे मामला जो हम आहिस्ता आहिस्ता टर्न बाई टर्न सामने आने हैं, लेकिन ठंडे दिल से चलेंगे, बड़े आराम से, ताकि ठंडे तरीके से, मगर एक लग रहा है कि सख्त अंदाज भी होगा। कंवर साहब साथ रहिएगा। जी इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही सवाल रख लें कि वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो तहफ्फुजात दे रहा है, दरअसल वो अपनी इस्तेदादे कार पर सवाल उठा रहा है। मेरा ख्याल है कि जो कुछ कहा गया ये सारा इलेक्शन कमीशन जो है वो गलत है, इसके एतराज़ात अहम काना हैं, ये अपोजिशन का हेडक्वार्टर बन गया है, छोटी छोटी जमातों का आला कार बन गया है। सब कुछ इन्होंने जो कहना था कह दिया, और इसके जवाब में जो कंवर साहब ने फरमाया है वो भी आपने सुन लिया। इनका आर्टिकल 204 इलेक्शन कमीशन के पास कंटेम्प्ट के साथ इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 10 163G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हम बहुत बड़े किसी क्राइसिस में जाने वाले हैं? ये है वो सवाल जो मुझे खौफजदा कर रहा है, और मुझे नजर आ रहा है कि ये क्लैश ऑफ टाइटन्स होगा। क्योंकि इमरान खान के जो साथी बैठे हुए हैं वो ये क्लैश करवा कर ही रहेंगे, और इसी क्लैश में उनका फायदा है। क्योंकि अगर ये क्लैश नहीं होगा तो उनका अगले इंतखाबात में कामयाब होना मुमकिन नहीं नजर आता, उन्हीं को भी पता है। और वो 5 साल जो लेना चाहते हैं वो इसी तरीके से उनको मिल सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जाए किसी को कुछ समझ ना आए। अब देखें, मतलब आप ये कह रहे हैं इफ्तिखार साहब माजरत के साथ कि आईनी इदारों में इतना बड़ा इख्तिलाफ और लड़ाई पैदा कर दी जाए, वो इनकी अगली टर्म को सिक्योर करेगी? यस बिल्कुल, ये बड़ी अजीब बात नहीं है, ये बड़ी समझने की बात है। समझिए जरा प्लीज, कौन करवा रहा है और कौन ये तमाशा देख रहे हैं। जिस वक्त इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम पेश हुई पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे पर किताबें मारी गई, जो तमाशा वो हुआ, मेरी 69 ईयर्स एज है, मैंने ये तमाशा पाकिस्तान की पार्लियामेंटों में कम से कम नहीं देखा था। ठीक है, ये कहा गया कि जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया उस पर राय ये थी कि वो आइन के आर्टिकल 51 से मुतसादम है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब बिल में एक काम अजीब किया गया कि जो
वोटिंग लिस्ट बनानी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छीन के एक और अदारे को दे दी गई। जी। तो बात ये है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को के पास जो इख्तियार, जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो 2017 के एक्ट के में है, उनको क्यों नहीं एक्सरसाइज करने की इजाजत दी जा रही? जी बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल आपने उठा दिया। अब सवाल नहीं, जी कीजिए। मेरी तरफ से जी ए जीते, बी जीते, सी जीते, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आईनी इदारों की तौहीन जिस तरह करने पे कुछ लोगों को बहुत शोर मचाने की आदत पड़ गई है कि क्यों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लिया जाता है, क्यों DGISA का नाम लिया जाता है, तो हम इसलिए उसको बुरा समझते हैं कि वो आईनी अदारे के 2 अफराद हैं, इसलिए उन पर तनकीद होती है कि आईनी अदारों के सरबराहों को तनकीद का निशाना न बनाया जाए।